दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के एक ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी हलचल। और दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि हार कर भी हार मानने को तैयार नहीं तेजस्वी यादव। आप लोगों को बता दें कि 17 सीटों को लेकर अब यहां पर कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है तेजस्वी यादव ने दोस्तों। और साथ ही में इनकी तरफ से वादा किया गया है कि इस बार जो है जीत कर ही लौटना है और इस बार एक बार फिर से जो है हम यहां पर चमत्कार करके दिखाएंगे। बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार को बनाकर दिखाएंगे, जिसको यहां पर हराने का काम करवाया है एनडीए की सरकार ने। हम जो है अपने आप को वापस से खड़ा करेंगे। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि कम वोटों से हार तो दोनों तरफ हुई है, लेकिन यहां पर मामूली अंतर से सत्ता से वंचित रह जाने के कारण महागठबंधन को यह षड्यंत्र लग रहा है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर बेहद बड़ी धांधलेबाजी की खबरें निकल कर आ रही थी। दोस्तों यहां पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से यही आरोप लगाए गए थे कि यहां पर जो है हमारे साथ अन्याय किया गया है, पूरा बिहार हमारे साथ खड़ा था, लेकिन बावजूद उसके हम जो है यहां पर हार चुके हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के मुकाबले यहां पर 15 सीटों से पिछड़ जाने वाला विपक्ष अब कोर्ट जाने की तैयारी में आ चुका है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि तेजस्वी यादव जो है उन्होंने यहां पर कम अंतर से हारे महागठबंधन के प्रत्याशियों को निर्देश दे दिया है कि वो अपने स्तर से मामले को अदालत के अंदर लेकर जाएं। और साथ ही में आला कमान से निर्देश के बाद राष्ट्रीय जनता दल जो है यानी कि आरजेडी यहां पर कांग्रेस और साथ ही में वाम दलों यानी कि लेफ्ट पार्टीज के हारे हुए प्रत्याशियों ने ऐसी यहां पर 17 सीटों पर तैयारी कर रखी है, जिन पर बहुत ज्यादा कम अंतर से यहां पर उन लोगों की हार हो गई है। दोस्तों खबरें निकल कर आ रही थी कि मात्र यहां पर चंद हजार वोटों से जो है यहां पर हार का सामना महागठबंधन को करना पड़ा और उसी को लेकर अब बेहद बड़ा यहां पर जो है सियासी मुद्दा बनता जा रहा है कि आखिर इतने ज्यादा कम वोटों से किस तरीके से यहां पर जो है महागठबंधन हार सकती है। दोस्तों इस पर आरजेडी के कार्यकर्ता तो यही कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय किया गया है और हम जो है इसका अच्छे तरीके से जवाब लेने वाले हैं और साथ ही में हम जीत कर वापस आएंगे। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि यहाँ पर जो है तेजस्वी का मानना है कि ऐसी सीटों पर उन्हें जो है हार नहीं हुई है, बल्कि साजिश के तहत उनको हरा दिया गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके यहाँ पर अपना समर्थन दर्ज करें और बताएं कि आपके यहाँ पर सबसे फेवरेट पार्टी कौन सी। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव यहाँ पर अपनी कानूनी लड़ाई लड़के जो है जीत कर ही वापस आएंगे और साथ ही में दोस्तों नीतीश कुमार की सरकार को जो है वो एक बार सत्ता पलट का काम करके उनकी सरकार को गिराने के बाद यहाँ पर राजगद्दी पर खुद ही बैठ जाएंगे, बन जाएंगे सीएम। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर ऐसा आप सोचते हैं। दोस्तों साथ ही में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोग को बता दी कि इस बार नीतीश सरकार का फोकस युवाओं और साथ ही में महिलाओं के ऊपर है और साथ ही में आपको बताएंगे कि यहाँ पर और कौन कौन सी योजनाएं जो है सरकार की तरफ से बनाई गई है। दोस्तों अब यहाँ पर फाइनली नीतीश कुमार तो सीएम के पद पर बैठ चुके हैं, अपनी मर्जी से हो या फिर किसी और की मर्जी से, लेकिन दोस्तों अब इस बार फोकस इनका रहेगा ताकि आप सभी बिहार वासियों का दिल जीता जा सके। दोस्तों आप लोग खैर कौन सी यहाँ पर योजनाएं देखना चाहेंगे नीतीश कुमार की सरकार के नेतृत्व के अंदर, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो और जो कि यहाँ पर पहले बिहार के अंदर किया ना गया हो। दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है कि बिहार तो जीत चुका है एनडीए, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के लिए खड़े हो चुके हैं नए चैलेंज। दोस्तों बढ़ चुका है तेजस्वी आरजेडी का जनाधार, साथ ही में लेफ्ट को भी मिला है जीवनदान। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस बीजेपी के सामने निकल कर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर बीजेपी अगर सही तरीके से उसका हल नहीं निकालती है तो उनको एक बेहद बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। खैर दोस्तों आप जो है इस बारे में क्या सोचते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो आगे आने वाले समय में बीजेपी के लिए बेहद बड़ा खतरा बनकर निकलेंगे और साथ ही में एनडीए की सरकार को भी डुबो देंगे। दोस्तों क्योंकि इन्होंने कोर्ट का रास्ता तो अपना लिया है, देखना अभी यही है कि 17 सीटों पर जो है आखिर का फैसला क्या निकल कर आता है। क्या उस पर धांधलीबाजी हुई है या फिर बेहद बड़ी चाल यहाँ पर बीजेपी और एनडीए की तरफ से है या फिर कोई भी प्रकार की धांधलीबाजी हुई ही नहीं है। खैर आपके क्या विचार कहते हैं। दोस्तों साथ ही में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर और भी गर्मा चुका है माहौल। जी हाँ दोस्तों बता दें कि सलमान खुर्शीद ने कपिल सिब्बल पर बेहद बड़ा निशाना साध दिया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि कपिल सिब्बल की तरफ से हाल ही में कहा गया था कि कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के बारे में हमें सोचना चाहिए कि वो कौन सा व्यक्ति हो जिसको यहाँ पर पूरे तरीके से राजनीति का ज्ञान हो और यहाँ पर अच्छे तरीके से वो अपने पार्टी को आगे लेकर बढ़ सकता है। दोस्तों यानी कि आप सभी लोग मतलब समझ चुके होंगे। उसी को लेकर दोस्तों बता दें कि काफी ज्यादा सियासी पारा ऊपर हो चुका है और यहाँ पर जो है सलमान खुर्शीद ने कपिल सिब्बल पर बेहद बड़ा निशाना साधा है, जो कि आपको भी जरूर सुनना चाहिए। अब दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है कि उपचुनाव में हार के बाद बसपा ने बदल दिया है प्रदेश अध्यक्ष। आप सभी लोग को बता दें कि मिशन 2022 यानी कि 2022 के लिए यहाँ पर मायावती बेहद बड़ी रणनीति बना रही है ताकि इनकी सरकार यानी कि इनकी पार्टी जो है वो यहाँ पर यूपी के अंदर बन जाए और साथ ही में इनकी पार्टी जीत कर अपनी सरकार बना सके। लेकिन दोस्तों ऐसे में हमारा सवाल आप सभी लोगों से डायरेक्टली हम पूछ लेते हैं, क्या आपको इनकी पार्टी पर भरोसा है? क्या आप इनकी पार्टी को सत्ता के अंदर लाना चाहेंगे या फिर नहीं? दोस्तों साथ ही में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोगों को बता दें कि दिलीप घोष बोले कि ईडी की जांच के बाद सलाखों के पीछे होने वाले हैं कई टीएमसी के नेता। आप सभी लोग को बता दें कि बेहद बड़े बयान इनकी तरफ से निकल कर आए हैं। दोस्तों इन्होंने हाल ही में विवादित बयान देते हुए कह दिया कि परिवर्तन निदेशालय यानी कि यहाँ पर ईडी की जांच के बाद तृणमूल कांग्रेस जो है यानी कि टीएमसी के कई नेता सलाखों के पीछे होने वाले हैं। और घोष ने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर ईडी जो है वो कई
टीएमसी नेताओं की अवैध संपत्तियों को ढूंढ के निकाल लेगी और साथ ही में दोषी को अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। दोस्तों ये अपने आप में काफी ज्यादा विवादित बयान है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इसी के साथ में दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोग को बता दें कि यहाँ पर अमित शाह की गुपकार गैंग जो है संबंधी कमेंट पर महबूबा मुफ्ती का बेहद बड़ा पलटवार, कहा कि पुरानी आदतों से यहाँ पर उसके बाद क्या कहा आपको जरूर से सुनना चाहिए, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। साथ ही में दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोग को बता दी कि छठ पूजा की छुट्टी मिलेगी और साथ में यहाँ पर कॉलेजेस को चालू किया जाने वाला है। दोस्तों साथ ही में बताएंगे मौसम के ताजा समाचार के बारे में, यहाँ पर पेट्रोल डीजल के ताजा भाव के बारे में और गोल्ड और सिल्वर के भी ताजा भाव के बारे में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर से हम जो है आप सभी लोगों से पूछना चाहेंगे कि आपकी फेवरेट यहाँ पर पार्टी बिहार के अंदर कौन सी पार्टी, और साथ ही में दोस्तों वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपनी पार्टी के बारे में। दोस्तों साथ ही में आज की खबरों का सिलसिला चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर, यहाँ पर हार के बावजूद भी हार मानने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव। 17 सीटों को लेकर अब जो है कोर्ट की तरफ इन्होंने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप सभी लोग को बता दें कि तेजस्वी का मानना है कि ऐसी सीटों पर उन्हें जो है हार नहीं हुई है, बल्कि साजिश के तहत यहाँ पर उनको जबरदस्ती हरा दिया गया है। दोस्तों मगर यहाँ पर निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके आंकड़े बताते हैं कि यहाँ पर कम वोटों के अंतर से हराने वाले यहाँ पर प्रत्याशियों की संख्या दोनों यहाँ पर ओर से जो है लगभग बराबर हो चुकी है। दोस्तों 3000 से यहाँ पर कम वोटों से कुल 35 प्रत्याशियों की हार हो चुकी है। दोस्तों इसमें से 17 महागठबंधन के हैं तो एनडीए के यहाँ पर 18 शामिल है। दोस्तों हालांकि 1000 से कम वोटों से यहाँ पर हारने वालों की संख्या महागठबंधन में ज्यादा है और यहाँ पर एनडीए के अंदर कम है। दोस्तों इसी दायरे में एनडीए के यहाँ पर कुल 4 ही प्रत्याशी हैं, जबकि महागठबंधन के 6 प्रत्याशी हैं। दोस्तों साथ ही में बता दें कि अदालत जाने की तैयारी कर रहे महागठबंधन के घटक दलों ने 3000 से कम वोटों से यहाँ पर हारने वाली सीटों पर ज्यादा फोकस दिया है। और दोस्तों बता दें कि नतीजे के दौरान यहाँ पर आधी रात को आरजेडी के यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा के साथ में महागठबंधन के यहाँ पर अन्य घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटा दिया था। दोस्तों 2 दिन बाद जो है तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि वे जो है हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, कोर्ट जाएंगे और आरजेडी को यहाँ पर हरा कर दिखाएंगे। दोस्तों बता दें कि आरजेडी के यहाँ पर प्रदेश प्रवक्ता जो है यानी कि चित्तरंजन गगन ने बता दिया है कि अदालत जाने के लिए वकीलों से राय भी ले ली गई है और प्रत्याशियों को अपने ही स्तर से यहाँ पर अदालत में जाने का निर्देश भी दे दिया गया है। यहाँ पर कागजात तैयार किए जा रहे हैं और साथ ही में दोस्तों आगे आने वाले समय में कुछ भी देखने को मिल सकता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर महागठबंधन की यहाँ पर बाजी पलट भी सकती है, हारने के बाद यहाँ पर जीत सकते हैं और यहाँ पर एनडीए जो है वो जीत के बाद भी हार सकती है। दोस्तों आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सी यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा और क्या यहाँ पर तेजस्वी यादव जो है वो सीएम के पद पर बैठ सकेंगे या फिर नहीं। अब दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है कि इस बार नीतीश सरकार का फोकस युवाओं और महिलाओं दोनों की योजनाओं पर है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए कार्यकाल में उनकी यहाँ पर प्राथमिकता उनमें युवाओं का रोजगार और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर महिलाओं की उद्यमिता विशेष रूप से जो है उसको शामिल किया गया है। दोस्तों बता दें कि 7 निश्चय यहाँ पर 2 के तहत मुख्यमंत्री ने चुनाव ऐलान के दिन ही यहाँ पर बता दिया था कि अगर वह चुनाव जो है जीत जाते हैं तो यहाँ पर किस तरीके से कार्य को वह प्राथमिकता देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर चुनाव अभियान के दौरान वह लगातार 7 निश्चय के तहत ही चली योजनाएं और साथ ही में 7 निश्चय 2 के तहत यहाँ पर लिए जाने वाले कार्यक्रम की चर्चा करते रहे थे। दोस्तों बता दें कि 7 निश्चय के तहत पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए स्वयं यहाँ पर सहायता भत्ता, युवाओं की कंप्यूटर शिक्षा संवादा और साथ ही में दोस्तों व्यवहार कौशल पर भी काम कराया था। और दोस्तों मुख्यमंत्री का कहना है कि ये सारे के सारे कार्यक्रम जारी रहेंगे और साथ ही में दोस्तों युवाओं को जो है और भी ज्यादा बेहतर तरीके से रोजगार का यहाँ पर प्रावधान लागू किया जाएगा, जिससे उन सभी लोगों को रोजगार वगैरह मिल सके और भी यहाँ पर नई नई चीजें जो है वो भी इन लोगों के लिए लागू कर दी जाएंगी। दोस्तों क्या आप इन सारी योजनाओं से खुश हैं या फिर आपको लगता है कि योजनाओं में कमी है या फिर आपको लगता है कि योजनाएं बेहद ज्यादा बढ़िया है। दोस्तों साथ ही में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोग को बता दें कि बिहार तो जीत चुका है एनडीए, लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ पर खड़े हो चुके हैं नए चैलेंज। आखिर वो चैलेंज कौन से हैं और कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसको यहाँ पर बीजेपी को सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बिहार के अंदर राजनीति में एनडीए की वापसी तो हो चुकी है, नतीजे भी घोषित हो चुके हैं, जिसमें फ्रॉड का यहाँ पर आशंका आरजेडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जताई गई थी। दोस्तों फिर भी बता दें कि बीजेपी के लिए सब कुछ होना एक बेहद बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए और साथ ही में यहाँ पर सोमवार को शपथ लेने के बाद भी ये साफ हो चुका है कि यहाँ पर साल 2020 में पार्टी को अब यहाँ पर किस तरीके की नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और राज्य की राजनीति में यहाँ पर अचानक सुशील मोदी जो है उनको बाहर कर दिया गया है, तारकिशोर प्रसाद, और साथ ही में रेणु देवी के रूप में यहाँ पर बीजेपी ने 2 उप मुख्यमंत्री चुन लिए हैं और यहाँ पर अच्छे तरीके से सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बॉन्ड को भी तोड़ दिया है। दोस्तों खैर आप सभी लोग जानते होंगे कि सुशील मोदी ने हाल ही में एक बेहद बड़ा बयान दिया था कि यहाँ पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा बेहतर पीएम बनते। दोस्तों कई रिपोर्ट्स में यही दावा किया गया है कि इसी के चलते इनको यहाँ पर इनके पद से हटा दिया गया था। दोस्तों खैर आपको बता दें कि 74 सीटें जीतने के बाद में बीजेपी बेहद बड़ी पार्टी बन चुकी है, लेकिन बिहार की एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त जो है वो आरजेडी की पार्टी है, जिसके पास है 75 सीटें, जो कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद हार चुकी है, जिसमें तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारे साथ षड्यंत्र
षड्यंत्र किया गया है। दोस्तों बता दें कि जदयू ने इस बार जो है काफी बेकार प्रदर्शन किया। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर मात्र 43 सीटों पर ही इन्होंने जो है जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी को मिले थे 74 सीटें। तो यहाँ पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि आगे आने वाले समय में नीतीश की सरकार ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं और साथ ही में यहाँ पर आपस में बीच में बेहद बड़े दरार देखने को भी मिल सकते हैं। दोस्तों खैर आप जो है इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखें। इसी के साथ में दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोग को बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी को हटाने की बात इनडायरेक्टली की जा रही थी, यानी कि कपिल सिब्बल ने निशाना साधा था कि यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन किया जाना चाहिए, उसी के मुद्दों को लेकर यहाँ पर गर्मा चुका है माहौल। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद ने कपिल सिब्बल पर बेहद बड़ा निशाना साध दिया है। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। आप लोग को बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव और साथ ही में अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की पार्टी ने बेहद ज्यादा गंदा और खराब प्रदर्शन किया। उसी के बाद पार्टी के यहाँ पर अंदर और साथ ही में बाहर में खूब ज्यादा आलोचना की जा रही है। दोस्तों इसी कड़ी में यहाँ पर गांधी परिवार के करीबी नेता अब उनके बचाव में खड़े हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ ही में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने यहाँ पर कपिल सिब्बल सहित पार्टी के उन आलोचकों पर निशाना साध दिया है जो कि यहाँ पर पार्टी नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहे हैं। दोस्तों सलमान खुर्शीद ने यहाँ पर फेसबुक पर पोस्ट करके लिखा, जिसमें यहाँ पर मुगल शासक बहादुर शाह जफर की शायरी की यहाँ पर बातें लिखी हुई थी। दोस्तों उन्होंने लिखा कि न थी हाल की जब हमें खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुराई न रहा। दोस्तों ये सारी लाइनें इन्होंने लिखी थी और साथ ही में दोस्तों इसमें वे यानी कि यहाँ पर बहादुर शाह जफर आलोचकों से अपनी कमियों को भी नजरअंदाज नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। दोस्तों खुर्शीद ने यहाँ पर कहा कि यदि यहाँ पर मतदाता उदारवादी मूल्यों को यहाँ पर अहमति नहीं दे रहा है, यहाँ पर जिनका हम संरक्षण कर रहे हैं, जो कि हमें सत्ता में आने के लिए शॉर्टकट तलाश करने के बजाय लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों खैर आप जो है इनकी बातों से सहमति रखते हैं या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर कपिल सिब्बल की बातें बिल्कुल सही है, यहाँ पर कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन करने की जरूरत है। दोस्तों साथ ही में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोग को बता दें कि यहाँ पर उपचुनाव में हार के बाद बसपा ने बेहद बड़ा यहाँ पर रणनीति बना लिया है। दोस्तों आखिर किस तरीके से बसपा जो है अपनी यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब रहेगी, चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि यहाँ पर उपचुनाव में बसपा ने मुस्लिमों का साथ हासिल करने के लिए यहाँ पर 7 में से 2 प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय से उतारे थे। दोस्तों इसी के जरिए मायावती की कोशिश एनआरसी और यहाँ पर अनुच्छेद 370 के मामले में यहाँ पर वोट बैंक को आकर्षित करना था। इसके लिए मुस्लिम समाज के 3 नेताओं मुनकाद अली, समशुद्दीन राइन और यहाँ पर कुंवर दानिश अली को आगे बढ़ाया गया। दोस्तों मुनकाद अली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यह संदेश दे दिया गया कि बसपा इस समाज की हितैषी है और साथ ही में विधानसभा की 7 सीटों पर, उपचुनाव में 2 सीटों पर यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा गया। दोस्तों इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय बसपा से नहीं जुड़ा। दोस्तों साथ ही में बता दें कि यहाँ पर मायावती ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अति पिछड़ी जाति के यहाँ पर भीम राजभार को जो है बैठाकर यह संकेत दिया है कि मिशन 2022 में वह पिछड़ों और यहाँ पर सवर्णों को साथ में लेकर जो है आगे बढ़ने वाली है। तो दोस्तों यही इनकी प्लानिंग है। क्या आपको लगता है कि इनकी प्लानिंग जो है बेहद बढ़िया तरीके से काम करेगी या फिर नहीं? दोस्तों साथ ही में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर की दिलीप घोष बोले कि ईडी की जांच के बाद सलाखों के पीछे होने वाले हैं टीएमसी के कई नेता। आखिर क्यों? यहाँ पर पूरी रिपोर्ट आपको बता दें कि यहाँ पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि सत्ताधारी टीएमसी के कई नेताओं ने अवैध पैसे जमा कर रखे हैं और दोस्तों किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ईडी उनके अवैध धन और संपत्तियों दोनों का पता लगा लेगी और साथ ही में उन सभी लोगों को जेल के अंदर डालेगी और उनको अपनी पूरी जिंदगी के लिए जेल के अंदर ही यहाँ पर रहना पड़ेगा। अब दोस्तों इसी के साथ में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर की अमित शाह के यहाँ पर गुपकार गैंग संबंधी कमेंट पर महबूबा मुफ्ती ने बेहद बड़ा पलटवार कर दिया। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जो है उन्होंने यहाँ पर गुपकार गैंग जो है उसको लेकर की गई टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बेहद बड़ा पलटवार कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि मुफ्ती ने कहा कि इस तरीके का बयान जो है बढ़ती बेरोजगारी और साथ ही में महंगाई से लोगों को ध्यान हटाने के लिए दिया जाता है और साथ ही में दोस्तों महबूबा ने कह दिया कि खुद को मसीहा और राजनीति प्रतिद्वंदियों को देश का दुश्मन की तरह यहाँ पर पेश करके भारत को बांटने के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के हथकंडे का अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों के स्थान पर लव जिहाद टुकड़े टुकड़े और अब यहाँ पर गुपकर गैंग राजनीतिक विमर्श में हावी हो चुका है। और दोस्तों साथ ही में बता दी कि सुरजेवाला ने नकार दिया। साथ ही में यहाँ पर सुरजेवाला ने क्या कहा, सलमान खुर्शीद बोले कि आंशिक जुड़ाव। जी हाँ, चलिए जानते हैं ये वाली रिपोर्ट भी कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर बने गुपकर गठबंधन के बहाने कांग्रेस को घेर लिया और दोस्तों उन्होंने लगातार कई सारे ट्वीट्स किए और दोस्तों यहाँ पर गुपकर को गैंग बताते हुए कांग्रेस से इस मामले पर स्थिति साफ करने के लिए कह दिया। दोस्तों गृह मंत्री के यहाँ पर बयान के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर चालू हो चुका है और दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शाह के बयान को सिरे से खारिज किया और दोस्तों उन्होंने इसे भ्रामक, यहाँ पर शरारतपूर्ण और साथ ही में सरासर झूठ बता दिया है। दोस्तों यहाँ पर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस यहाँ पर PAGD जो है उसमें शामिल नहीं है। दोस्तों वह जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ रही है ताकि भाजपा का यहाँ पर जन विरोधी चेहरा बेनकाब
खराब हो सके। दोस्तों हालांकि यहाँ पर सुरजेवाला का बयान और कांग्रेस के यहाँ पर वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बयान मेल नहीं खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अब आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखिए। इसी के साथ में दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर कि यहाँ पर अब आप सभी लोगों को 20 नवंबर को यानी कि छठ पूजा की छुट्टी जरूर मिलेगी और ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वासियों को मिलेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिया है। दोस्तों आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, अगर आप भी दिल्ली के अंदर रहते हैं और मनाते हैं छठ पूजा तो यहाँ पर कमेंट में जरूर लिखे छठी मैया की जय। और दोस्तों इसी के साथ में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर 23 नवंबर से सभी विश्वविद्यालय यानी कि जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनको खोल दिया जाएगा, यानी कि यूनिवर्सिटीज को लेकर नया दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों सबसे पहला सवाल, क्या आप अपने बच्चों को भेजेंगे या फिर नहीं भेजेंगे? दोस्तों खबर निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश में जो है 23 नवंबर से सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालय खोल दिए जाएंगे और इसी संबंध में यहाँ पर अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों के यहाँ पर जिलाधिकारियों, उच्च शिक्षा निदेशक, यहाँ पर प्रयागराज सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालयों के यहाँ पर कुल सचिव के यहाँ पर पत्रकार लिखकर आदेश जारी कर दिए हैं। दोस्तों आपको बता दी कि जारी किए गए आदेश में कह दिया गया है कि कक्षाओं में अधिकतम 50% विद्यार्थी ही उपस्थित रहने वाले हैं। दोस्तों बता दी कि कॉलेज स्टाफ को भी यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और आदेश भी दिए गए हैं कि आप सभी लोग जो है यहाँ पर कोरोना के प्रोटोकॉल्स को पालन करेंगे। दोस्तों साथ ही में यहाँ पर बताया गया है कि सभी छात्र जो है वो फेस कवर, मास्क वगैरह पहनकर आए और बाकी के निवारक उपायों का भी यहाँ पर जो है ध्यान रखें। दोस्तों खैर आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अपने बच्चों को भेजेंगे या फिर नहीं। और दोस्तों इसी के साथ में चलिए जान लेते हैं आपके राज्य के मौसम समाचार के ताजा रिपोर्ट्स। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी तमिलनाडु, लक्षद्वीप और साथ ही में केरल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही में कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा भी जारी रह सकती है। दोस्तों तमिलनाडु के बाकी हिस्सों और साथ ही में दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी और साथ ही में दक्षिणी कर्नाटक और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में बादलों की यहाँ पर गर्जना के साथ में हल्की वर्षा भी हो सकती है। दोस्तों जबकि उत्तर भारत समेत यहाँ पर देश के शेष राज्यों में मौसम काफी ज्यादा बढ़िया, शुष्क और साफ बना रहेगा। चलिए दोस्तों अब जान लेते पेट्रोल डीजल के ताजा भाव के बारे में। अगर हम बात करें सबसे पहले दिल्ली की तो यहाँ पर दोस्तों पेट्रोल के दाम निकल कर आ रही 81.06 रूपए और साथ ही में डीजल के भाव है 70.46 रूपए। दोस्तों मुंबई की बात करें तो पेट्रोल जो है वो 87.74 रूपए और साथ ही में दोस्तों डीजल के भाव है 76.86 रूपए। दोस्तों बात करें कोलकाता की यहाँ पर पेट्रोल की तो ये है 82.59 रूपए और साथ ही में दोस्तों डीजल के भाव है 73.99 रूपए। दोस्तों इसी प्रकार से बात करें चेन्नई की तो यहाँ पर पेट्रोल के भाव है 84.14 रूपए और साथ ही में दोस्तों डीजल के दाम है 75.95 रूपए। चलिए दोस्तों अब साथ ही में जान लेते गोल्ड और सिल्वर यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव के बारे में। अगर बात करें यहाँ पर 10 ग्राम सोने की तो 49,940 रूपए जो है ये सोने की कीमत पहुंच चुकी है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं चांदी यानी कि सिल्वर की और 1 किलोग्राम यहाँ पर चांदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 63,610 रूपए जो है आपको खर्चने पड़ेंगे। दोस्तों यही थी आज की ताजा समाचार के स्पेशल बुलेटिन। वीडियो को लाइक करके चारों तरफ वीडियो को वायरल जरूर करें और दोस्तों साथ ही में नीचे जो है आपको एक लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा जिसपे लिखा होगा सब्सक्राइब। तो आपको क्या करना है उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस के बेल को प्रेस कर देना है। इससे होगा क्या कि हम जो भी वीडियोस डालेंगे चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो चाहे वो हो बेहद बड़े ऐलान, आप तक सबसे फटाफट से सबसे पहले जो है पहुंच जाया करेंगे। लेटेस्ट अपडेट आप जो है इससे अपडेटेड भी रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशंस के बेल को भी जरूर से प्रेस कर दें।